हेलो प्यारे भाइयों, जय हिंद। आप सभी कैसे हो? मैं आपका अपना HM मोहनलाल। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और एग्ज़ाम की बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ टाइपिंग की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आपने सबसे पहली बात तो आपने 23 तारीख को ट्विटर कैंपेन में आप भाग लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उससे पता नहीं कुछ होगा या नहीं होगा, बट आपने सपोर्ट किया, हमने सपोर्ट किया, कई लोगों ने किया, ट्विटर कैंपेन चलाया, तो उसके लिए बहुत खुशी की बात है। तो होगा या नहीं होगा, तो BSF की आंखों में तो चल गया होगा कि पहुंच गया होगा कि बच्चे एग्ज़ाम डेट चाहते हैं और ये होना भी चाहिए था। तो देखते हैं उसका क्या नतीजा निकलता है। 1-2 दिन में पता चल ही जाएगा कि ट्विटर कैंपेन से कुछ बदलाव आया, फ़र्क पड़ा, या BSF कुछ जागी है, सो रही थी, वो जागी है नहीं जागी है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कई लोगों के कई डाउट थे वो क्लियर करेंगे। जैसे आप लोगों के कई डाउट थे, एक तो सबसे पहला डाउट था कि एग्ज़ाम में कट ऑफ कैसे लगेगी। भाई एग्ज़ाम होने के बाद कट ऑफ कैसे लगेगी, तो उसके बारे में आज हम क्लियर बताएंगे। कई सबसे ज़्यादा कमेंट इसी चीज़ के आते थे। कई लोग कमेंट करते थे कि सर एग्ज़ाम में कट ऑफ कैसे लगेगी, कैटेगरी वाइज या पोस्ट वाइज, तो वो सब इसमें बताएंगे कैसे किस प्रकार कट ऑफ लगेगी। और इसमें सिर्फ इस वीडियो में 3 डाउट क्लियर करेंगे आपका। एक तो ये कट ऑफ के बारे में, और दूसरा डाउट था आप लोगों का कि एग्ज़ाम में मतलब जो पोस्ट प्रेफरेंस आपने दिया उससे चेंज भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके बारे में बताएं कि जो पोस्ट प्रेफरेंस इस टाइम अब चेंज होगी या नहीं होगी। और एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस कैसे करना आपको, उसके बारे में कुछ अच्छे तरीके से बताऊँ कि एग्ज़ाम टाइम परफॉर्मेंस कैसे करना चाहिए, ताकि अच्छा से अच्छा तरीके से एग्ज़ाम आपका हो सके और उसमें आपके अच्छे से अच्छे नंबर आए। क्योंकि पेपर मेरे को लगता नहीं इसमें, शायद इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो कट ऑफ मतलब लगभग कट ऑफ भी हाई होने की संभावना है इसमें। तो इसलिए आपको वीडियो में बने रहो, आपको कुछ अच्छा से और समझाते हैं। हाँ जी मेरे प्यारे भाइयों, पहली बात तो सबसे पहली बात है कि एग्ज़ाम टाइम में आपको परफॉर्मेंस कैसे करना है। उसके लिए तो देखिए आप सभी को पता है, इसमें आपका जनरली 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। 100 क्वेश्चन में आपको टाइम मिलने वाला है 1 घंटा और 40 मिनट, मतलब 100 मिनट ही मिलने वाली है आपको 100 क्वेश्चन करने के लिए। तो टाइम ऐसा तो है नहीं कि टाइम बहुत कम, टाइम आपको खूब भरपूर मिल रहा है इसमें, ठीक है ना। तो टाइम आपके पास इतना है, तो इसमें आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा होना चाहिए। मतलब मैं तो ये मानता हूँ, चाहे वो लड़का जनरल कैटेगरी का हो, चाहे EWS का, OBC का हो, SC ST का कोई भी हो, तो कम से कम 80 नंबर तो उसके होने चाहिए भाई। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो 80 नंबर तो उसका होना चाहिए अच्छा से। उसका लास्ट फाइनल मेरिट तक उसको अगर सेफ रहना है तो कम से कम 80 नंबर होना ज़रूरी है। तो इसमें आपको पहली सब्जेक्ट है जो इंग्लिश और हिंदी है, तो इसमें जो 20 क्वेश्चन आएंगे वो 20 नंबर के रहेंगे। तो मैं तो ये मानता हूँ इंग्लिश और हिंदी जो भी बच्चे करेंगे, तो इंग्लिश और हिंदी के पूरे क्वेश्चन सही होने चाहिए। मतलब मान लो अगर आप इंग्लिश नहीं कर पाते हो तो हिंदी कर लो, तो 20 में से 20 पूरे सही होने चाहिए। हिंदी में कोई भी क्वेश्चन गलत होना नहीं चाहिए जहाँ तक है, क्योंकि हर एक बच्चा हिंदी का पर्सन सही कर लेगा, हिंदी का 100% कर सकता है हिंदी में, ठीक है ना। उसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस में भी आपके पूरे टोटल 20 में से 20 सही होने चाहिए, उसमें भी 1% गलत नहीं होना चाहिए। मैं बताऊंगा आपका कई लोगों का क्वेश्चन किस सब्जेक्ट में गलत हो सकता है। हिंदी में पूरे हो जाएंगे आराम से, आप जनरल इंटेलिजेंस में आराम से पूरे कर सकते हो, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में भी आप पूरे कर सकते हो पूरे 20 में से 20। इनमें तो आपकी संभावनाएं नहीं होनी चाहिए कि सर हमारा 20 से 15 सही हुआ, 18 से, नहीं भाई। सभी लोग इनमें तो पूरे में से पूरे लाएंगे, और अगर आपको फाइनल कट ऑफ तक रहना है तो इनमें से पूरे इन तीनों सब्जेक्ट में पूरे लाने पड़ेंगे। तो 60 नंबर आपके सेव होने चाहिए हिंदी में, जनरल इंटेलिजेंस में और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में। अब रही 2 सब्जेक्ट की और बात, ठीक है ना। एक तो रही कलरिकल एप्टीट्यूड, है ना। इसमें मानता हूँ इसमें, क्योंकि ये सब्जेक्ट पहली बार आ रही है, तो क्वेश्चन कुछ घुमा फिरा के आ सकते हैं इसमें, इसलिए इसमें संभावना है कि कुछ थोड़े बहुत 1-2 क्वेश्चन गलत हो सके। इसलिए कलरिकल एप्टीट्यूड में भाई गलत हो जाए तो मतलब 2-4 गलत हो सकते हैं, ऐसा नहीं, मैं मानता हूँ इसमें 2-4 गलत हो सकते हैं। तो 15 क्वेश्चन लगभग कम से कम आपके इसमें सही होने चाहिए, ठीक है ना। तो 75 क्वेश्चन तो आपकी ये हो गया। दूसरी फिर एक नेक्स्ट सब्जेक्ट रही आपकी कंप्यूटर। तो कंप्यूटर नॉलेज में भाई जिन लोगों ने अगर कंप्यूटर के अच्छे से बुक पढ़ रखी है, अच्छे से क्वाइज लगा रखी है और प्रैक्टिस कर रखी है ना, तो उन लोगों के कंप्यूटर में मतलब पूरे में से पूरे आराम से आ सकते हैं अगर लाना चाहो तो। मेरा मानना है। फिर भी आपके 1-2 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, नहीं तो कंप्यूटर में पूरे के पूरे आ सकते हैं।
तो मैं तो कुल मिलाकर बात यही मानता हूँ कि आपका 85 प्लस स्कोर हो जाएगा। अगर 75 उधर लगा लो तो 15-20 में मानते हो आप कंप्यूटर में भी, तो आपके वो 85 प्लस स्कोर हो जाएगा आराम से। 90 के आसपास या 85 के आसपास, इनके बीच में होना चाहिए स्कोर आपका। और कुल मिला के मैं तो ये मानता हूँ आपका 80 से कम स्कोर आना नहीं चाहिए। आपको बिल्कुल मतलब एकदम सेफ फील करना है ना, तो लास्ट फाइनल मेरिट तक भाई 80 से कम नहीं आना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ आ जा सकती है इसमें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, तो सबसे बड़ा खेल यही है। इसलिए एग्ज़ाम टाइम में आप किसी भी तरह परफॉर्मेंस करो, आपको एक पर्सन के लिए 1 मिनट मिल रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप हिंदी का क्वेश्चन आप 1 मिनट लगा दोगे, क्योंकि हिंदी का क्वेश्चन तो बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो जिन सब्जेक्टों में आप टाइम बचा सकते हो, उन सब्जेक्ट का आप टाइम बचाओ और उनको मैथ में लगाओ, रीजनिंग में लगाओ, इधर आप उनको एडजस्ट कर सकते हो। इसलिए भाई एग्ज़ाम अभी भी आप कैसे भी तैयारी करो, बट कुल मिला के आपको जनरल इंटेलिजेंस में पूरे 20 में से 20 आने चाहिए आपके, हिंदी में, इंग्लिश में, या हिंदी में 20 में से 20 आने चाहिए आपकी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में 20 में से 20 आने चाहिए, 60 नंबर ये हो गए। कंप्यूटर में जहाँ तक पूरे लाने की कोशिश करो, अगर पूरे में नहीं तो 15 लाने की कोशिश करो, ठीक है ना। और क्लरिकल एप्टीट्यूड में भी 10 से 15 लाने की जरूर कोशिश करो मेरे प्यारे भाई, अगर आपको लास्ट टाइम एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस एकदम सेफ रहना है तो। इसलिए आपको 80 प्लस अगर आप स्कोर ले आओगे तो आप टाइपिंग के लिए, मेडिकल के लिए एकदम बेझिझक होकर अपना आराम से कर सकते हो, मतलब बेझिझक होकर आराम से चैन के नींद सो सकते हो, फाइनल मेरिट तक आप बिल्कुल आ सकते हो, ठीक है ना। इसलिए आपका मैं तो ये मानना है कि कोई भी कैटेगरी हो, अगर जिनके 80 से कम, 80 से अगर प्लस आ रहे हैं, तो भाई आप बिल्कुल सेफ एकदम चैन के नींद सो सकते हो। जिसमें OBC और जनरल वालों को तो 80 में से प्लस होना ही चाहिए, माना कि SC ST के मैं मानता हूँ कि उनका थोड़ा कम हो सकता है, इसलिए इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है ना। इसलिए एग्ज़ाम परफॉर्मेंस के बारे में आपको पता चल गया होगा। इन सब्जेक्ट कोई भी लड़का जो भी इंटेलिजेंट होगा तो वो यही करेगा कि मैंने जो 3 सब्जेक्ट बनाए उनमें से पूरे लाएगा, और ये 2 सब्जेक्ट है तो कितना भी इंटेलिजेंट हो उनका कम हो ही जाता है, कोई ना कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसलिए आपको सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस करना है तो इन तीनों सब्जेक्टों में पूरा 60 नंबर होना ज़रूरी है, और 30 उधर हो जाएंगे तो 90 के आसपास हो रहे हैं। फिर भी मैं मानता हूँ कि 5 भी गलत हो जाए तो आपके 80 नंबर पूरे सही होने चाहिए, ठीक है ना, आप समझ रहे हो तो। हाँ, तो मेरे प्यारे भाइयों, कई दोस्तों का सबसे ज़्यादा डाउट ये भी था कि सर कट ऑफ कैसे लगेगी, कट ऑफ के बारे में बताओ। तो कट ऑफ के बारे में मैंने आपको कहीं कमेंट में बताया, फिर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर कर देता हूँ एकदम क्लियर कि भाई कट ऑफ जो पहली एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद जो कट ऑफ लगेगी, जो रिज़ल्ट आएगा उसमें आपकी कट ऑफ ओनली फॉर कैटेगरी वाइज लगेगी, ना तो कि पोस्ट वाइज नहीं लगेगी, ओनली कैटेगरी वाइज लगेगी टाइपिंग के लिए, और ना मेल फीमेल की अलग से लगेगी। जो फर्स्ट रिजल्ट आने के बाद जो कट ऑफ लगेगी वो आपकी सिर्फ कैटेगरी वाइज लगेगी, जनरल, OBC, SC ST WS की अलग अलग लगेगी। ओनली जो एग्ज़ाम के बाद जो बच्चे टाइपिंग के लिए सेलेक्ट होंगे उस कट ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं, फाइनल कट ऑफ की बात नहीं कर रहा। एग्ज़ाम होने के बाद टाइपिंग के लिए जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उसके लिए कैटेगरी वाइज कट ऑफ लगेगी, ठीक है ना। और उसके बाद में आपकी टाइपिंग हो जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा, उसके बाद जो आपकी जो फाइनल कट ऑफ लगेगी वो आपकी फाइनल कट ऑफ लगेगी पोस्ट वाइज अलग अलग, पोस्ट वाइज, फिर उस पोस्ट वाइज में भी कैटेगरी वाइज, और कैटेगरी वाइज में भी वो मेल फीमेल की अलग अलग लगेगी, ठीक है ना। तो आपको अब समझ में आ गया होगा, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि जो फर्स्ट कट ऑफ टाइपिंग के लिए निकलेगी वो सिर्फ कैटेगरी वाइज निकलेगी। फिर उसके बाद टाइपिंग, मेडिकल सब कुछ होने के बाद फाइनल कट ऑफ लगेगी आपकी पोस्ट वाइज, जैसे CRPF के अलग, BSF के अलग, CISF के अलग, ITBP के अलग, सभी अलग अलग निकलेगी। इनमें भी फिर कैटेगरी वाइज जैसे BSF की निकली तो उसमें कैटेगरी वाइज निकलेगी, और उसमें भी मेल फीमेल की अलग अलग जाएगी, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, फाइनल कट ऑफ अलग अलग जाएगी, पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज और मेल फीमेल के अलग अलग। इसलिए अब ये एक डाउट रहना नहीं चाहिए आपका कि सर कट ऑफ कैसे लगेगी, मैंने आपको एकदम क्लियर कर दिया, और 100% ऐसे ही कट ऑफ लगने वाली है, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, हाँ मेरे प्यारे भाइयों, आपको समझ में आ गया होगा मैंने कि कट ऑफ तो बताया थी कैसे लगनी है। उसके बाद में एक डाउट और आपका बहुत ज़्यादा डाउट था, ये भी क्लियर करना ज़रूरी था कि सर पोस्ट प्रेफरेंस जो पहले फॉर्म फिल करते टाइम भर दिया था वो अब चेंज हो सकता है नहीं हो सकता। तो उसके बारे में आपको बता दूं, पोस्ट प्रेफरेंस आपने पहले भर दिया होगा, जो भी आपने फर्स्ट नंबर पे CRPF या CISF BSF जो भी दिया था तो वो प्रेफरेंस आपने अब भर दिया है, तो वो एकदम लॉक हो चुका है। अभी तो उसे अनलॉक होने का तो ऐसा कोई अभी ऑप्शन है नहीं,
बट अगर उनके ऊपर बीएसएफ चाहे तो अनलॉक कर भी सकती है, वो अनलॉक होगा तो फाइनल मेरिट आने से पहले अनलॉक हो सकता है। बट अभी तो ऐसा कोई है नहीं कि आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस भर दिया वो ही एकदम 100% है, अब उसे वो चेंज करना नामुमकिन है, अभी चेंज होगा नहीं। और जहाँ तक है मेरे को लगता है वो भर दिया, जो आपने भर दिया वो चेंज होगा नहीं, उसमें आपके अच्छे जिस प्रकार आपके नंबर आएंगे उसी प्रकार से आपको पोस्ट मिलेगी। जैसे ऐसे जीडी में मिलती है उसी प्रकार इसका होने वाला है, जिस प्रकार नंबर आएंगे उसी प्रकार आपको पोस्ट मिलेगी। इसलिए पोस्ट प्रेफरेंस आपने जो भर दिया वो ही है। फिर भी अगर बीएसएफ चाहे तो फाइनल रिजल्ट मेरिट आएगी उससे पहले आपको ऑप्शन दे सकता है कि आप चेंज कर सकते हो, बट मेरे को लगता नहीं कि ऐसा चेंज हो सकता है। इसलिए पोस्ट प्रेफरेंस जो आपने भर दिया वही है। आप जो जितने नंबर आएंगे, जितने अच्छे नंबर आएंगे उसी प्रकार आपको फर्स्ट पोस्ट जो प्रेफरेंस आपने दी है वही मिल जाएगी। तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस का भी अब डाउट क्लियर हो गया होगा कि कई लोग बोलते हैं कि सर पोस्ट प्रेफरेंस अब चेंज होगा या कैसे चेंज कर सकते हैं। अभी तो ऐसा है नहीं और चेंज अभी होगा अब नहीं। उसके बाद बीएसएफ अगर करवाना चाहे तो कोई नोटिस डालेगी, अभी ऐसा कोई नोटिस आया नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, आपको ये बात एकदम क्लियर कट समझ में आ गई। ठीक है, हाँ जी मेरे प्यारे भाइयों, आपको पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में समझ में आ गया होगा कि अब तो डाउट रहने गया होगा कि सर पोस्ट प्रेफरेंस कैसे चेंज अब कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। और कट ऑफ के बारे में मैंने बताया था, कट ऑफ कैसे लगनी है। उसके बाद में मेरे को खुद को थोड़ा ऐसा महसूस हो रहा है कि बीएसएफ कितना अन्याय कर रही है बच्चों के साथ। एक हिसाब से देखो तो कि इतना दिन हो गया, 1.5-2 साल हो गए, फिर भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा रहे हैं। ये तो एक तरह से अंदर से गलत सबको लगता है, बट कोई नहीं, आप एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। और एक बात आपको ज़रूर बोलना चाहूँगा कि बीएसएफ तो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी तब करवा ही लेगी खैर, बट उसके अलावा आप अदर एग्ज़ाम की भी प्रिपरेंस की जो तैयारी प्रिपरेशन कीजिए। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आप बीएसएफ एचसीएम में अगर फिजिकल पास हो गए तो कि आप इसको लेके बैठ रहे हो कि सर हम तो नहीं इसी में लगेंगे, इसी में जॉब लगेंगे। तो नहीं भाई, अदर एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कीजिए। और जो भी आपको और अदर एसएससी वगैरह रेलवे वगैरह की, तो उनमें अगर आप एग्ज़ाम पास हो रहा है तो उनमें भी कीजिए। अदर जगह भी मतलब तैयारी करते रहिए, बीएसएफ एचसीएम के पीछे हाथ धो के मत पड़े रहिए, क्योंकि पता नहीं इतना लेट करवा रही है और दिनों दिन बेरोज़गारी इतनी बढ़ती जा रही है। इसलिए अदर एग्ज़ाम की आप तैयारी करते रहिए, ठीक है ना। इसलिए इस बात पे थोड़ा गौर करिएगा। आप अदर एग्ज़ाम की भी तैयारी करते रहिए, बीएसएफ एचसीएम को तो करते रहिए, इसके अलावा अदर की करते रहिए। उसके साथ साथ टाइपिंग का मैं बार बोलता हूँ, टाइपिंग आप करते रहिए। टाइपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइपिंग एसएससी में भी काम आ गएगी। और अगर ये टाइपिंग जिसने कर लेना वो हर एक एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है। इसलिए आप टाइपिंग करते रहिए, टाइपिंग को एकदम छोड़िए मत। उसके साथ साथ जो भी आपका मॉक है, जो मॉक आप लगातार दीजिए। मॉक का मैं हर बार बोलता हूँ, बीएसएफ एचसीएम का मॉक डेली लगाया करो। एक भी अदर एग्ज़ाम की तैयारी करो, बट उसके साथ साथ बीएसएफ एचसीएम का मॉक जरूर लगाया करो। पता नहीं जब भी एग्ज़ाम डेट आएगी तो उसके तुरंत बाद तो जल्दी एग्ज़ाम होनी है आपकी। इसलिए टाइपिंग और मॉक तो डेली लगाया करो। टाइपिंग के लिए टाइपिंग प्रैक्टिस किया करो, और अपने आप को मेडिकल तो फिट रखना ही है, ठीक है ना। तो आपके मैंने इसमें 2-3 जो डाउट थे, वो बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, उन डाउट को क्लियर कर दिया है। तो अगर और भी कोई डाउट होता आप बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हो, उनको भी एकदम ज़रूर क्लियर ही कर ही देंगे। तो आप अच्छे से रहिए, मस्त रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। एग्ज़ाम जब भी होनी है तुरंत हो ही जाएगी। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हो, एकदम उसका जवाब हम अच्छे से देंगे, ठीक है ना। तो प्यारे दोस्तों, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। और आप अच्छे से मस्त रहो, खुश रहो, ठीक है ना प्यारे भाई। धन्यवाद, थैंक यू।